क्लास 12 के बच्चे, इसके पहले का जो मेरा क्लास चला था वो चैप्टर था वंशागति, मेंडल का प्रयोग, और ये सब जो चैप्टर था, चैप्टर का नाम था वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हमने बहुत सारी बात बताई थी आपको। मेंडल कौन था, मेंडल ने क्या प्रयोग किया, मेंडल को क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, आनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सारी बातों पर हम लोगों ने विचार किया था, उस दिन बताए थे। मेंडल के एक संकर क्रॉस की बात बताए थे। मेंडल के दो प्रयोग थे, एक का नाम था एक संकर क्रॉस, दूसरे का नाम था द्विसंकर क्रॉस। जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो ये भी बताए थे, याद कीजिए। जीनोटाइप रेशियो 1:1, फिनोटाइप रेशियो 3:1, एक संकर क्रॉस ये प्रयोग था। यानी कि मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़े एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच प्रयोग किया था, तो उसको हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो वो जो प्रयोग था उनका, उसको कहा जाएगा एक संकर क्रॉस, और उसकी अंग्रेजी होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बता दिए थे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, उसको क्या उससे लाभ मिले। ये सब क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। तो इस पर 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जो हम बताए थे कि मेंडल में मटर के पौधे में 7 जोड़े वैकल्पिक लक्षण, जिनको हम लोग एलील भी कहते हैं, पाया जाता है। मटर का पौधा का जीवन काल संक्षिप्त होता है, बहुत 3 से 4 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है, तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होना है वो रिजल्ट प्राप्त हो जा सकता है। उसके बाद मटर के बीज सर्वत्र उपलब्ध हैं, सभी तरह के बीज मिल सकते हैं। तो इन सब कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था अपने प्रयोग के लिए। मेंडल ने मटर के पौधे में ही द्विसंकर क्रॉस भी कराया था। एक तो एक संकर क्रॉस था जिसमें लंबा और बौना पौधा के बीच क्रॉस करा के जो बीज प्राप्त किया मेंडल ने, तो उसको जब बुआई किया तो वो देखा कि सारे के सारे पौधे लंबे ही निकले। यानी कि जब उसने एक बार जब क्रॉस करा के बीज तैयार करके उसकी बुआई कर दी जमीन में, तो देखा कि सारे पौधे लंबे हुए, बौना पौधा एक भी नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी, F1 जनरेशन किताब के अनुसार। फिर वो जो बीज बोया उसमें जो फिर दोबारा बीज तैयार हुए थे, तो उस समय उसने क्रॉस नहीं करा के सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, अपने आप पॉलिनेशन हुआ, स्वपरागन की घटना हुई, और फिर जो वो बीज तैयार हुआ उसको जब बुआई किया तो उसको 2 तरह के पौधे प्राप्त हुए, कुछ लंबे और कुछ बौने, जिसका अनुपात रेशियो उसने देखा कि 3 आना पौधे लंबे थे और 1 आना पौधे बौने थे। यानी कि उसने 16 बीज की बुआई की तो 12 बीज वाले पौधे लंबे हो गए और 4 बीज वाले पौधे बौने हो गए। तो ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये दूसरी पीढ़ी कहलाया, इसको हम द्वितीय पीढ़ी कहेंगे, और इसको हम लोग F2 जनरेशन कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी। इसी के आधार पर ना उसने फिनोटाइप अनुपात निकाला था 3:1। जीनोटाइप अनुपात जब हम लोग जीन का कॉम्बिनेशन देखे थे, वो टीटी वाला प्रयोग देखे थे, इसके पहले के क्लास में हमने उसको समझाया है कि ये टीटी क्या है, ये टीटी क्या है और ये टीटी क्या है। जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो ये सब चीज हमने इसके पहले वाले क्लास में बता दिया है। उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो समझ जाएंगे, और किताब भी पढ़ना अपना जारी रखिए। ये सब बात बता दिया गया है, पढ़ाई ऑनलाइन चालू हो गया है। फर्स्ट चैप्टर था प्रजनन, जिसको हम अच्छे ढंग से समझा दिया, उससे क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया, कौन सा डायग्राम के पूछे जाने की संभावना अधिक है ये भी बताया, और वो स्वतः भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम लोग समझ जाएंगे। परिवार नियोजन भी बताया,
और इसके बाद का ये दूसरा चैप्टर हुआ वंशागति और विभिन्नता के प्रयोग। ये मेंडल साहब का है। इसी में हम लोग जीन, क्रोमोजोम, डीएनए, ये सब की शुरुआत यहीं से होता है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, और क्रोमोजोम जो होता है वो कोशिका के केंद्रक के अंदर स्थित होता है। और जब लैंगिक प्रजनन की घटना होती है तो ये अलग अलग प्रकार के जीन का कॉम्बिनेशन बच्चों में आते हैं, मदर के तरफ से जीन और फादर के तरफ से जीन। तो उसी सब संदर्भ में ये है वंशागति का चैप्टर। इसमें एक संकर क्रॉस का को भली भांति हमें समझ लेना है कि एक संकर क्रॉस क्या था, इमैस्कुलेशन क्या था। द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी बनाकर पर परागण की घटना कराई जा सकती है, और जब फूल द्विलिंगी होंगे तो उसमें स्वपरागण भी होता है, और ज़्यादातर पौधों में स्वपरागण की घटना ही पाई जाती है। लेकिन आनुवंशिकता के प्रयोग करना हो, जब गुणों को, कैरेक्टर को एक दूसरे में लाना हो, तो ऐसी हालत में हमको द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी बनाना पड़ेगा, तभी आप इस प्रयोग में सफल हो पाएंगे। तो अब द्विसंकर क्रॉस क्या है कि मेंडल ने जब लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करा के जो रिजल्ट प्राप्त करना था F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में, जो उससे रिजल्ट आना था उसको उसने प्राप्त किया, और उस पर उसने जो नियम बनाए वो आनुवंशिकता के नियम कहलाते हैं। अब मेंडल का दूसरा प्रयोग था जिसका नाम है द्विसंकर क्रॉस। जैसे हमने आपको बताया कि एक संकर क्रॉस में लंबा और बौना के बीच क्रॉस हुआ है, लंबा और बौना के बीच। तो यहाँ आप देखिए कि ये एक जोड़ा ही विपरीत लक्षण है, एक लक्षण ये और एक लक्षण ये। तो जब एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस करा के प्रयोग किए गए मेंडल द्वारा, तो उसको कहा गया एक संकर क्रॉस, उसको एक संकर क्रॉस कहते हैं, और उसकी अंग्रेजी होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब दूसरा प्रयोग मेंडल ने किया जिसको हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने दो जोड़े लक्षण लिए, गोल पीला, जरा ध्यान से देखिए और खुद ही किताब पढ़ के समझिए। गोल पीला हरा चोकटा, ये बीज आपको बाजार में उपलब्ध है, ये बीज आराम से मिलता है, गोल पीला हरा चोकटा। तो आप यहाँ देखिए कि अब यहाँ दो जोड़ा कैरेक्टर है, एक तो एक जोड़ा ये हुआ गोल हरा, फिर पीला और चोकटा हुआ। तो दो जोड़ा कैरेक्टर को मिला के जब उसने प्रयोग किया तो उस प्रयोग को हम लोग कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। ये प्रयोग कहलाएगा द्विसंकर क्रॉस। और द्विसंकर क्रॉस को इसे मान लीजिए कि गोल के लिए हम लोग आर ले रहे हैं, जीनोटाइप गोल के लिए राउंड आर लिया ये जीन, और पीला के लिए हमने लिया वाई ये लिया, ये हमारा जीनोटाइप आ रहा है सब है। फिर हरा के लिए, इनके लिए हमने ये जीनोटाइप लेके उसको दिखता है। हरा चोकटा के लिए हम आर ले लिए और स्मॉल वाई ले लिए ये। फिर इनके बीच आप उसी तरह का प्रयोग करके देखेंगे जो मैंने आपको बताया था टीटी और स्मॉल टीटी के बीच का प्रयोग, उसी तरह का प्रयोग आप इनके बीच में लेंगे तो वहां भी रिजल्ट तो सेम ही आया। क्या रिजल्ट आया याद कीजिए, प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे, बौना एक भी नहीं था, जबकि जीन उनमें पहुंच चुका था, दोनों के जीन का समागम हो चुका था। फिर भी प्रथम पीढ़ी में ये लक्षण, बौना का लक्षण नहीं दिखाई दिया था। उसी तरीका से इसके बीज जब प्रयोग करेंगे तो जो भी बीज आपका तैयार होगा वो सब हरा चोकटा एक भी नहीं, सब गोल पीला बीज आया, ये आया वो नहीं आया, जिसको हम कहेंगे प्रथम पीढ़ी।
फिर इनके बीच में दूसरी बार जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तब इसमें 4 तरह के बीज तैयार हो गए। गोल पीला भी हुआ, हरा चोकटा भी हुआ, उसके बाद गोल हरा भी हो गया, गोल हरा भी हुआ बीज, कुछ बीज ऐसे भी हुए, और पीला चोकटा भी बीज हो गया। तो ये 2 वेराइटी और बढ़ गया, यानी कि ये 2 वेराइटी, इनसे हो गए 4 वेराइटी के बीज। गोल पीला बीज भी हुआ, हरा चोकटा बीज भी हुआ, पीला चोकटा बीज भी प्राप्त हो गया और गोल हरा बीज भी प्राप्त हो गया। और जब इसके अनुपात को देखा गया तो इसका फिनोटाइप अनुपात आया 9331, 9331 ये हुआ फिनोटाइप का अनुपात। इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन ये किसका? द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 हो गया। ये याद रखना है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह की बातें पूछी जाती है कि द्विसंकर क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात क्या है, एक संकर क्रॉस के जीनोटाइप अनुपात क्या है, एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और किताब अवश्य पढ़ना चाहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए। ईमानदारी क्या है किताब पढ़ने में कि बिल्कुल एकाग्रचित होकर हमारे दिमाग में कोई और बात नहीं आवे, केवल किताब की लाइन हम समझें, उसको पढ़ें, उसको कहते हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ना। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको भी किताब के हर बात की जानकारी, हर तरह के साइंस के हर चीज़ की जानकारी धीरे धीरे आपको हो जाएगी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी। पढ़ने का सबसे सुंदर तरीका है कि एकाग्रचित होकर किसी भी समस्या का समाधान हम किताब की मदद से खोजने का प्रयास करें। तो ये है हमारा एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। अब दूसरा जो इसमें चैप्टर, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे संलग्नता क्या होती है, लिंकेज क्या होता है, लिंग संलग्न बीमारियां क्या होती है, बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो संलग्नता है क्या, लिंकेज क्या है, बच्चों में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से और भी वैज्ञानिक आए हैं। मॉर्गन साहब का नाम आता है, जिन्होंने ड्रोसोफिला नामक एक फल मक्खी पर आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे और उन्होंने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं। जैसे आप मेंडल की ही बात नहीं करें, मॉर्गन भी है, और भी बहुत वैज्ञानिक के नाम इसमें आएंगे जो आपको समय समय पे बताया जाएगा कि क्या है, लेकिन किताब जरूर पढ़िएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा रक्त ग्रुप के बारे में आपको बता देते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है और इसकी खोज किसने किया और ये क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। आप लोग भी अभी टीवी देखते होंगे और टीवी में कोरोना वायरस के अटैक पर तरह तरह की बातें आपको देखने और सुनने को मिलती होगी। आप बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब आपसे एंटीबॉडी पूछ दिया जाए, एंटीजन पूछ दिया जाए, तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं। प्लाज्मा थेरापी चल रहा है, ये क्या हो सकता है। ये सब जो है, इस सबको हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसके प्रारंभिक एलिमेंट्री आइडिया को प्राप्त कर लेंगे, तभी इस सब की जानकारी हो पाएगी। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 कुछ में हुआ है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, हाल में ही पता चला है ब्लड ग्रुप के बारे में। कार्ल लैंडस्टीनर, ये नाम याद रखना है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मनुष्य में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। इनका नाम है ए, बी, ए बी और ओ। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इस पे आधारित हो सकते हैं कि क्या क्या होता है। अब जरा उससे पहले हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी पे बात कर लें, क्योंकि ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी भी होता है। ये क्लास 10th में भी अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे बच्चे तो उनको मालूम होगा, फिर भी 12 में एक बार इस बात को बता देते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। कि
आप सभी माँ को पता है कि लाल रक्त कण होता है, आरबीसी हम लोग कहते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। ये लाल रक्त कण के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और लाल रक्त कण के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन होता है, एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ये इसको आप टॉक्सिक सब्सटेंस भी कर सकते हैं, जहर मतलब माइक्रोब जब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं कोई बीमारी लाने वाला, तो वो जो विषैला केमिकल पदार्थ तैयार कर देता है आपके बॉडी में, वो एंटीजन कहलाता है। एंटीजन को समाप्त करने के लिए हमारे शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट, वो बनाता है एंटीबॉडी। तो जिस तरह से केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनता है, लवण और जल, यही ना बनता है, लवण प्लस जल है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक HCl है, अम्ल है, इसके साथ अगर NaOH की रिएक्शन कराई गई, क्षार है, तो ये क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2, क्या सर, यही ना, यही बना उदासीनीकरण। ठीक उसी तरह एंटीजन से जब एंटीबॉडी प्लस एंटीबॉडी जब रिएक्शन करता है तो एंटीजन के प्रभाव को खत्म कर देता है, न्यूट्रल इसको बना देता है, न्यूट्रल बना देता है, और ये बीमारी हमारे शरीर से गायब हो जाती है। ये है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो आपके ब्लड में एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी भी होती है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा ये भी जानना है हमें विस्तृत रूप में कि ये जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O, आपने सुना होगा ये चारों ब्लड ग्रुप के बारे में। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, और उस एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलान करा के तभी किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, डाला जाता है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर जाए तो इस हालत में आदमी के अंदर, जीव के अंदर ब्लड जम जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, हार्ट चोक कर जाएगा। इसीलिए मिलान किया जाता है कि इनमें कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी है। तो एंटीजन को हम लोग अगर कैपिटल लेटर से दिखावे ऐसे, और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाएं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का एक तरह से मिलान करने के बाद ही किसी आदमी को ब्लड दे दिया जाता है। ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होता है A और एंटीबॉडी होता है B। बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होता है B और एंटीबॉडी होता है A। जरा इस चार्ट को समझिए ठीक से। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन AB होता है और एंटीबॉडी इनके अंदर नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप वाले बच्चे में O ब्लड ग्रुप जिनके अंदर होगा उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीजन नहीं होगा मगर एंटीबॉडी दोनों होंगे। ये एक चार्ट है। तो मान लिया ए वाले को, सोचिए यहाँ पर ए वाले ब्लड ग्रुप वाले को आपने अगर बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया तो इनका एंटीजन और इनका एंटीबॉडी दोनों समान हो गए। एंटीजन भी ये हो गया और एंटीबॉडी भी ये हो गया। ऐसी हालत में ब्लड इनका जम जाएगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी।
इसीलिए न कहा जाता है कि ए वाले को ए वाले का ही ब्लड चढ़ाया जाए, ताकि इनका एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग है, किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी मिल जाए तो रिएक्शन हो जाएगा शरीर के अंदर। यह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तरीका। एंटीजन और एंटीबॉडी मिला के चेक किया जाता है कि किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि ब्लड जम जा रहा है खून की नली में। यह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तरीका। इस तरह का जांच किया जाता है, तब जाके ब्लड डाला जाता है। अब AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को कहा जाता है सर्वात्रिक ग्राही। सर्वात्रिक ग्राही, इसका मतलब हुआ कि AB ब्लड ग्रुप वाले को किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है, ये ले सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। AB वाला तो AB वाले का ले ही सकता है, और अगर ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो ये सब भी ब्लड ग्रुप इसको दिए जा सकते हैं आपात स्थिति में, क्रिटिकल कंडीशन में। उसी तरह सर्वात्रिक ग्राही इसको कहा गया, तो यूनिवर्स सर्वात्रिक दाता, सर्वात्रिक दाता कहा जाता है ब्लड ग्रुप O वाले, दाता ई हुआ O वाला। तो परीक्षा में बराबर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि सर्वात्रिक दाता कौन है और सर्वात्रिक ग्राही कौन है। तो ये याद रखना है, AB वाला सर्वात्रिक ग्राही है और O वाला सर्वात्रिक दाता है। ये क्वेश्चन आप ही के क्लास में पूछे जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कंपटीशनल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जनरल साइंस में। तो ये हमारा कहलाया ब्लड ग्रुप, समझ गए ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं आपके ब्लड के अंदर। कभी कभी वो जो लिम्फोसाइट सेल होता है, जिसे बताया गया है कि WBC 4-5 टाइप के होते हैं, उसका नाम है, उसका डायग्राम है किताब में, उसका नाम है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, इओसिनोफिल, ये सब उसके नाम है। और उसके डिजाइन भी है, अलग अलग तरह का डिजाइन का WBC होता है। आपको ये भी पता है कि WBC हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर को इम्यूनाइजेशन देता है। हमारे शरीर में किसी बाहरी जब सूक्ष्म जीव जंतु, बीमारी लाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु जब प्रवेश करते हैं ना, तो उनको समाप्त करने का काम, उनसे लड़ने का काम, उनसे फाइट करने का काम ये WBC का यही करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है ये WBC। और RBC का काम है CO2 को ले आना, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा देना, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसी को हम लोग श्वसन रंजक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और ये सब क्लास 10th में पढ़ाई जाती है कि ये सब ब्लड का मतलब कंपोजिशन होता है, ब्लड की ये संरचनाएं होती है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के बाद 2-3 नियम बनाए। पहला था प्रभाविता का नियम, जिसके बारे में आपको हम बताए भी कि जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, या दो विपरीत गुण जब किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, तो उनमें एक का कैरेक्टर दिखाई देता है, दूसरे का कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच जब हमने क्रॉस किया तो प्रथम पीढ़ी में हमको केवल लंबे पौधे वाले बीज प्राप्त हुए, फिर बौने का जीन तो था लेकिन वो प्रभावी नहीं हुआ। लंबा वाला जीन अपने प्रभाव को दिखाया और बौना वाला जीन अगले पीढ़ी में, द्वितीय जनरेशन में दिखाई दिया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है विसंयोजन का नियम, और एक और विसंयोजन का नियम। इसमें दो विपरीत गुणों के जोड़े अलग अलग हो गए। जैसे गोल पीला था, समझे, गोल पीला और हरा चुकटा, तो इसका जो जीनोटाइप था RR
वाई वाई और आर आर वाई वाई वाई, है ना। तो ये भी जीन अलग हो गया इस कॉम्बिनेशन से, और ये दोनों का जीन भी अलग हो गया, और इसके जीन के साथ इसके जीन मिल गए, इसके जीन के साथ इसके जीन मिले, तो ये तरह तरह का जो जीन का कॉम्बिनेशन बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। और ये दो बातें थी। उसके बाद वंशागति में ये तो क्लास 10th में भी पढ़ाई होती है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके बारे में और जो बातें हैं वो अगले क्लास में बताए जाएंगे आपको। उसके पहले जरा एक चीज और जान लें कि क्लास 10th में भी पढ़ाई हुई थी कि बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब ये भी बातें हम अगले दिन पढ़ाएंगे कि अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप के क्या होने की संभावना है ना। क्योंकि माता की तरफ से और पिता की तरफ से ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले जीन भी लैंगिक प्रजनन के माध्यम से ही बच्चों में आते हैं, और उसी से बच्चे का ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। उनके भी जीनोटाइप होते हैं और उनके भी उसी तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण की जहां तक बात है, जैसे अजन्मे बच्चे का, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसका लिंग क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। तो सबको मालूम है कि मनुष्य के कोशिकाओं में, दैहिक कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और युग्मक में यानी नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, उनमें आधे क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए तो अगुणित और द्विगुणित शब्द दिया गया है। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड शब्द है अंग्रेजी में बना हुआ। तो मनुष्य के शुक्राणु में जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं उनको कहा जाता है XY, और फीमेल के में जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं उनको कहा जाता है XX। ये X और ये Y और ये X और ये X। अगर ये इनसे मिले, यानी कि X क्रोमोसोम ऑफ मेल या X जीन ऑफ मेल कंबाइन विद X जीन ऑफ फीमेल, इसके साथ अगर कंबाइन करता है तो जीनोटाइप बनता है XX, यानी ये हो जाएगी डॉटर होगी, लड़की होगी, पुत्री होगी। और अगर YX के साथ कंबाइन किया तो ये सन होगा, लड़का होगा। ये है लिंग निर्धारण के तरीके। इस तरह से बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है। दूसरी बात, हमारे समाज में अभी भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। ऐसा अक्सर देखने सुनने को मिलता है कि अगर बहुएं लड़कियां पैदा करती है तो बहुत कुछ उसे समाज में सुनना पड़ता है, और लड़का पैदा होता है तो उसको बड़ी शाबाशी मिलती है। तो ये एक गलत फहमी है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि बच्चे का लिंग निर्धारण माता की तरफ से नहीं होती है, पिता की तरफ से होता है। पिता की तरफ से लिंग निर्धारण होता है क्योंकि पिता के जो लिंग क्रोमोसोम है वो अलग अलग तरह के हैं, और मदर का जो लिंग क्रोमोसोम है वो दोनों एक जैसा है। तो ये थोड़ी लिंग निर्धारण करेंगे, लिंग का निर्धारण तो इधर से होता है। X का कॉम्बिनेशन होगा कि Y का कॉम्बिनेशन होगा, उस पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। तो आज का क्लास के लिए यहीं तक। अगले दिन फिर हम लोग इस पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो कर दिए, ठीक है ना।